हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज ग्रेट। सबसे पहले तो बेटा आप सभी लोगों का स्वागत है साइंस दीवानी के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। हमारा बेटा जो है जो 12th क्लास की जो हमने सीरीज शुरू करी है बायोलॉजी की, वो उसके हमारे पास 2 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड दूसरा हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को बेटा हमने कंप्लीट किया है डिटेल में। ठीक है, वन शॉट नहीं, कोई लाइन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो सीरीज आती है वो नहीं, हमने इसको डिटेल में हमने क्या करा है, डिस्कस किया है। ठीक है, प्रॉपर आपको हर एक चीज़ को हमने क्या कहते हैं डायग्राम से और जिस तरीके से भी वो इजी हो सकता था हमने उस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो तो हट चुका है। अब जो नई एनसीईआरटी है उसमें हमारे पास पहला चैप्टर हमारे पास जो है हमने कर लिया है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और बेटा न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे पास जो दूसरा चैप्टर है वो है हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपको दिख रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम शुरू कर रहे हैं। जो हमारा जो हमारा चैप्टर था इससे पहले वाला सेकंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी एंड फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, उसको हमने 17 लेक्चर में कंप्लीट किया। और वो 17 लेक्चर हमारे पास कोई भी 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं है बेटा, है ना। एक घंटे में हमने एक घंटे का के मतलब कि आप ये समझ लो कोई तो शायद 1 घंटे का भी नहीं होगा। ठीक है, 45 मिनट्स, कोई 55 मिनट्स के, और कुछ ही हमारे पास 1 घंटे के हैं। तो आपका बेटा ये समझ लो 15, 16, 14, 15 घंटे में वो चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कराया है। आपको भी वो इसी तरीके से कंप्लीट करना है। आपको एक एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ना है उसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, और आगे भी जो सारे हम चैप्टर्स कराएंगे वो हम उसमें और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नया नया ऐड करने की कोशिश करेंगे, कहीं एनसीईआरटी को मतलब एनसीईआरटी की लाइन्स को समझाने की कोशिश करेंगे। उस चैप्टर को भी हमने बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन वही है कि हम इम्प्रूवमेंट भी अपने स्किल्स, टीचिंग स्किल्स में करते रहेंगे। और बेटा आप भी उसी तरीके से नए तरीके से याद करने की कोशिश करते रहो। ठीक है, ताकि आप क्या है कि एग्ज़ाम तक आपको चीज़ें याद रहें और आप भूलो ना चीज़ों को। राइट, चलो तो आज हमारे पास जो चैप्टर है वो है हमारे पास रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारे पास चैप्टर है। इसका आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, और बाकी हम थोड़ा सा ह्यूमन मेल और फीमेल जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। बाकी की चीज़ों को हम अगले अगले लेक्चर में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलो आज हम थोड़ा सा बेसिक करेंगे ताकि मतलब कि थोड़ा सा बर्डन भी ना हो और आपको बेसिक्स भी क्लियर हो जाए। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको तो एटलीस्ट चीज़ों को मतलब कि पहले उसको पता होना चाहिए कि हमको एटलीस्ट इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। अगर हम डायरेक्टली ऐसे पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होता है कि हमको पता ही नहीं लगता है कि हमको एक्चुअली करना क्या है। और जब हमको यही नहीं पता रहता कि हमको करना क्या, तो हम पढ़ते चले जाते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि हमको शुरुआत कहाँ से करनी है और हमारी एंडिंग कहाँ पे होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमको, आपको पता है आपने कभी ना कभी तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो तो आपने 10th क्लास में बेटा 10th क्लास में हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा पहले 8th क्लास से हमारे पास रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, 8th क्लास में हम पहली बार रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आई थिंक 8th क्लास में हम पहली बार पढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं और देन हमारे पास रिप्रोडक्शन जो है वो 12th क्लास में आता है। ठीक है, 12th क्लास में हम थोड़ा सा डिटेल इसको पढ़ते हैं कि मतलब कि पूरा प्रोसेस हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे आपके पास डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बाकी सारी जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, जैसे कि हमने फ्लावरिंग प्लांट में जब पढ़ा था उसमें बेटा हमने सबसे पहले क्या करा था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़े थे। तो ऐसे ही इसमें भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी कुछ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते होंगे। फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी हम पढ़ेंगे वो सारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। देन हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, देन हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, सेम एज इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, बिकॉज वो ये भी हमारे पास रिप्रोडक्शन का यूनिट है। चलो ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। इसके बाद हम बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं आपको जो आज पढ़ाऊंगी वो बेसिक यूनिट से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। जैसे कि आपके पास फर्टिलाइजेशन क्या होता है।
ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, और आपके पास जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस क्या होता है आपके पास, ये सारी चीज़ें, ये जो छोटे छोटे यूनिट्स आपके ये टॉप वर्ड मतलब कि ये टर्म्स जो आपके पास आगे आती रहेंगी, इनको बेटा आपके पास मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि ये टर्म्स आपके पास क्या होती है। उसके बाद हम आपको शुरू करवाएंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगी कि मेल में क्या होते हैं, फीमेल में क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरू करेंगे, देन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवरीज, है ना। हम उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड पढ़ेंगे, है ना। देन हम बेटा पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाएंगी। देन हमारे पास आएगा फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम एक्चुअल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ माइटोसिस होता है, कहाँ मियोसिस होता है, किस तरीके से गैमेट्स बनते हैं, है ना, और कहाँ किस तरीके से गैमेट्स डेवलप होते हैं, वो सारी चीज़ें। देन बेटा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इम्प्लांटेशन, राइट। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन आपके पास किस तरीके से जो आपके पास जाइगोट है वो फीमेल के यूट्रस में जाके इम्प्लांट करता है, किस तरीके से उसके बाद हमारे पास एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो हमारे पास जो 9th मंथ का जो पीरियड होता है, आपको भी पता है कि ह्यूमन में जो हमारे पास बेबी का जो डेवलपमेंट के लिए जो समय मिलता है जाइगोट के फर्टिलाइजेशन से हमारे पास पार्चुरेशन, पार्चुरेशन इज व्हाट, पार्चुरेशन इज हमारे पास क्या होता है, बेबी का फीमेल बॉडी के अंदर से बाहर आना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। और ये जो 9 मंथ का पीरियड होता है बेटा, इस पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो ये जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, उसके बाद हमारे पास पार्चुरेशन, कौन कौन से हॉर्मोन्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं, है ना, ये सारी चीज़ें बेटा हम क्या करेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ओवरऑल मिला के हम सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एनसीईआरटी का ही हम वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को ही रेफरेंस लेके, बस ऐसा होता है कि एनसीईआरटी को आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती है। वो जब हम पहली बार एनसीईआरटी को रीड करते हैं तो हमको वो सारी चीज़ें मतलब समझ नहीं आती है, ठीक है। तो बेटा इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम डिटेल में चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास डिटेल कोर्स है, ठीक है। ये 1 शॉट का कोर्स नहीं है, 2 शॉट का कोर्स नहीं है, ये हमारे पास डिटेल का कोर्स है, इसीलिए हम इसमें सारी चीज़ों को डिटेल में लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 3 है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि एनसीईआरटी में तो चैप्टर नंबर 2 है, यहाँ चैप्टर नंबर 3 क्यों लिख दिया, तो आप ये वाली बात याद रखना कि ये मैं पुरानी एनसीईआरटी के बेसिस पे बोल रही हूँ कि ये चैप्टर नंबर 3 है, क्योंकि हमारे पास कुछ स्टेट बोर्ड्स बेटा ऐसे हैं जो अभी भी फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो स्टेट बोर्ड के बच्चे हमारे चैनल पे आएंगे और वो अगर पढ़ेंगे तो उनको भी तो पहला चैप्टर मिलना चाहिए ना, तो इसीलिए हमने पहला चैप्टर से ही शुरुआत करी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको देखो, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखो, इंट्रोडक्शन क्या है हमारे पास, चलो पहली लाइन आपके पास क्या लिखी है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन बेटा लिखी है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ह्यूमंस आपके पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब होता है, आपके पास 2 टाइप के रिप्रोडक्शन में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में भी, सेकंड चैप्टर में भी आपको मैंने डिटेल में बताया था कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास टाइप ऑफ 2 रिप्रोडक्शन होते हैं। 2 तरीके से हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है 2 तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। एक हमारे पास है, कुछ करते हैं सेक्सुअल से और कुछ बेटा करते हैं एसेक्सुअल से। तो जो ह्यूमन है वो हमारे पास किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, वो हमारे पास करते हैं बेटा, वो करते हैं हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। ह्यूमन आपके पास कैसे रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात क्या है बेटा, एवरी ह्यूमन इज विविपेरस। विविपेरस क्या होता है, देखो 2 टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है ओविपेरस, एक होता है हमारे पास विविपेरस।
ओविपेरस का मतलब क्या है, जो एग लेइंग होते हैं, क्या होते हैं, एग लेइंग होते हैं। पहले वो एग को ले करते हैं, उसके बाद उस एग से उनका यंग वन जो है प्रोड्यूस होता है, एग की हैचिंग होती है, ठीक है। एग की उसको इंक्यूबेट करते हैं वो अपने बॉडी से, उसके बाद उसमें हैचिंग होती है, उसके बाद उसमें क्या होता है, एक यंग वन बाहर निकलता है, जैसे कि हमारे पास बर्ड्स हो गई, ठीक है। वो आपके पास क्या होती हैं, वो आपके पास होती हैं ओविपेरस। लेकिन ह्यूमन जो है बेटा वो हमारे पास होता है विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या है, गिव बर्थ टू यंग वन, ठीक है। ये आपके पास सीधे के सीधे क्या करते हैं, बेबी प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब है यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। दे आर नॉट एग लेइंग, राइट, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है देयर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इंक्लूड। अब बेटा ह्यूमन के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे, यहाँ पे ना बर्ड्स के बारे में बात होगी, ना अदर एनिमल्स के बारे में बात होगी, ना इंसेक्ट्स के बारे में बात होगी, ना प्लांट्स के बारे में बात होगी। इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। पढ़ेंगे हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, जैसे कि हमने पहला जो हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था प्लांट्स के लिए, तो बेटा उसमें हमने ना सिर्फ एंजियोस्पर्म के कॉन्टेक्स्ट में बातें करी थी, ठीक है। उसी तरीके से हम इसमें देखो, रिप्रोडक्शन तो आपके पास जिम्नोस्पर्म में भी होता है, हमारे पास ब्रायो में भी होता है, टेरिडोफाइट्स में भी होता है, एल्गी में भी होता है, फंजाई में होता है, बैक्टीरिया में, सब में रिप्रोडक्शन होता है, और सब में कईयों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन हमने बेटा बात वहाँ पे किस चीज़ की करी थी, हमने सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करी थी। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसी तरीके इस चैप्टर में भी हम किसके बारे में बात करेंगे, ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बात नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो पहली बात आपको क्या पता चली कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। दूसरी बात आपने ये जानी कि ये आपके पास क्या होते हैं बेटा, विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। विविपेरस का मतलब क्या होता है कि ये आपके पास डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, ना कि एग ले करते हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। देन आपके पास जो इन्होंने जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो इंक्लूड हुए हैं, मतलब कि कौन कौन से ऐसे रिप्रोडक्टिव इवेंट हैं जो आपके पास ह्यूमन में क्या करते हैं, अकर होते हैं, मतलब कि उनमें क्या होते हैं, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट है जो ह्यूमन में इंक्लूड होते हैं। पहला है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। मैं येलो कलर से हाईलाइट कर दूंगी जो आपके पास ये हाईलाइटेड यूनिट्स हैं, ठीक है। जो ये जो वर्ड्स हैं ये आपके पास जो मतलब कि कोर वर्ड्स हैं जिनको हमें आगे जाके यूज करना है। जैसे कि जब मैं बोलूंगी, जब मैं बोलना चाहूंगी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, तो बेटा आई विल नॉट से फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, मैं क्या बोलूंगी, गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलूंगी मैं, गैमीटोजेनेसिस। अगर मुझे बेटा बोलना होगा आपके पास कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट, तो मैं उसको इतना बड़ा नहीं बोलूंगी कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट, मैं क्या बोलूंगी, इंसेमिनेशन, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए कि हम गैमीटोजेनेसिस को किस चीज को बोलते हैं, इंसेमिनेशन किस चीज को बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन किस चीज को बोलते हैं, पार्चुरेशन, जेस्टेशन, ये सारी टर्म्स बेटा मैंने आपको बताया था ना कि मैं कुछ टर्म्स बताऊंगी तो वो यही सारी टर्म्स हैं, राइट। तो पहली टर्म आपके पास क्या आई बेटा, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस इज व्हाट, गैमीटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। क्या होता है ये आपके पास बेटा होता है, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इसका मतलब है गैमीट्स का बनना। अब गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट्स आपके पास क्या होते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था गैमीट्स क्या होते हैं। गैमीट्स आपके पास क्या होते हैं, गैमीट्स आपके पास ऐसे सेल्स होते हैं जो आपके पास फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एक आपके पास होते हैं बेटा स्टेम सेल्स और एक आपकी बॉडी में होते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स आपके पास कौन से होते हैं,
जर्म सेल्स वो होते हैं जो आपके पास फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके फर्टिलाइजेशन से आपके पास यंग वन प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें आपके पास पोटेंशियल होती है यंग वन को प्रोड्यूस करने की। दो सेल्स आर कॉल्ड जर्म सेल्स, ठीक है। और जर्म सेल से ही हमारे पास क्या बनते हैं बेटा, गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। बाकी स्टेम सेल्स होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी को बनाता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो बेटा गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट्स आपके पास ऐसे सेल्स होते हैं जो आपके पास क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करवाता है, ठीक है। चलो उसके बाद आपके पास आ गया कि गैमीट्स आपके पास मेल में कौन से होते हैं, फीमेल में कौन से होते हैं। तो आपके पास जो मेल में है, मेल में बेटा जो मेल गैमीट है उसको आपके पास बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। और आपके पास फीमेल को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट को आपके पास क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। मेल गैमीट को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। मेल गैमीट को आपके पास क्या बोलते हैं, स्पर्म। फीमेल गैमीट को आपके पास क्या बोलते हैं, ओवम, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई। मेल गैमीट को आपके पास क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमीट को आपके पास क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बेटा आपके पास गैमीट्स हैं। इनके फॉर्मेशन को, इनके बनने को, फॉर्मेशन मतलब बनना, प्रोडक्शन होना, इनके फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इनके फॉर्मेशन को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, क्योंकि ये गैमीट है। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, गैमीट मतलब गैमीट, गैमीट्स मतलब स्पर्म एंड ओवम। अब जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमीट बन रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे गैमीटोजेनेसिस। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, दूसरा आपके पास है कि दूसरा है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। देखो आपके पास ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक, ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। देखो ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, आपको पता है बेटा कि आपके पास फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा, तो उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास क्या होना जरूरी है, फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। फर्टिलाइजेशन होगा तो तब जाके आपके पास आगे की चीजें बनेंगी, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा, जो भी बनेगा। लेकिन आपके पास फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या जरूरी है, आपके पास फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन जरूरी है। फ्यूजन उनका मेल मिलाव जरूरी है। मेल मिलाव कैसे होगा उनका, देखो फीमेल आपके पास क्या होती है, फीमेल जो आपने जब आपने प्लांट में भी पढ़ा था, तो आपने क्या पढ़ा था कि मेल जो रिप्रोडक्टिव और जो गैमीट है वो आपके पास फीमेल गैमीट के पास आता है फ्यूजन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। सेम उसी तरीके से हमारे पास फीमेल इसमें हमारे पास ह्यूमंस में भी होता है। ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में भी जो मेल गैमीट है वो आपके पास फीमेल गैमीट के पास आता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, और वो आपके पास क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मतलब मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के पास फर्टिलाइजेशन के लिए आने को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक। जो फीमेल का जो जेनिटल ट्रैक है, जो फीमेल का जेनिटल ट्रैक है बेटा, जो आपके पास बर्थ में भी काम, जो आपके पास क्या करता है, जो आपके पास यंग वन को भी प्रोड्यूस करता है, एज मतलब वो ऑर्गन जहाँ से आपके पास यंग वन भी प्रोड्यूस होते हैं, उसी ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, जेनिटल ट्रैक बोलते हैं। तो वहाँ पर आपके पास क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं, स्पर्म आपके पास क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। पहले ट्रांसफर होगा फिर फ्यूजन होगा। ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। इंसेमिनेशन मतलब सेमेन को आपके पास इन का मतलब सेमेन को भेजना, सेमेन को अंदर भेजना, फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर भेजना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, और उसके बाद जब आपके पास इंसेमिनेशन हो गया तो जो फीमेल गैमीट है वो मेल गैमीट के पास चला गया,
उसके बाद आपके पास क्या होगा, उसके बाद उन दोनों में फ्यूजन होगा, वो दोनों फ्यूज करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, और बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। समझ आ गई आपको बात। चलो, तीन मैंने आपको यहाँ पे टर्म्स बताई है, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन। कितनी आपके पास हो गई, 3 टर्म हो गई। गैमेटोजेनेसिस हो गया, और आपके पास क्या हो गया, इंसेमिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। गैमेटोजेनेसिस इज व्हाट, आप ये भी याद रखो कि ये आपके पास सीक्वेंस में मैं बता रही हूँ, जो आपके पास पहला जो प्रोसेस होता है, जहाँ से शुरुआत होती है रिप्रोडक्शन की बेटा, वो कहाँ से होती है आपके पास, वो आपके पास होती है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट से। शुरुआत कहाँ से होती है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तभी तो गैमीट का ट्रांसफर होगा। तो फर्स्ट आपके पास जो आपके पास प्रोसेस की जो पहला इवेंट होता है वो होता है आपके पास गैमेटोजेनेसिस। आपके पास दूसरा बेटा गैमीट, अब गैमेटोजेनेसिस तो हो गया, गैमीट का फॉर्मेशन तो हो गया, देन हमारे पास क्या होगा, देन हमारे पास होगा बेटा इंसेमिनेशन, और आपके पास जो तीसरा आपके पास प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, फर्टिलाइजेशन। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, समझ आ गई, ठीक है। चल आगे हम चलते हैं। आगे आपके पास है दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो बेटा, गैमेट फॉर्म हो गए, गैमेट ट्रांसफर हो गए, गैमेट फ्यूज हो गए। अब फ्यूज हो गए, कुछ ना कुछ तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। कैसे बनेगा, देखो क्या बनेगा, सॉरी कैसे बनेगा वो तो पता ही है, फ्यूजन होगा तो कुछ बनेगा। क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, दिस इज फॉलोड बाय व्हाट, व्हाट इज फॉलोड बाय, दिस इज फॉलोड बाय क्या बोल, किस चीज को बोला है, दिस इज फॉलोड बाय बोला है बेटा फर्टिलाइजेशन को, क्योंकि फर्टिलाइजेशन को अब कौन फॉलो करेगा, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब देखो तीन यूनिट आपके पास मैंने पढ़ा लिए, पहली जो 3 टर्म पहली आपको पढ़ाई है गैमेटोजेनेसिस, दूसरी इंसेमिनेशन, देन आपके पास फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपके पास चौथी जो टर्म आती है वो बेटा आपके पास कौन सी आती है, चौथी जो टर्म आपके पास आती है वो आपके पास आती है आपके पास इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है, देखो जाइगोट था, जाइगोट से आपके पास बनता है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। इसके आगे और पीछे और भी आपके पास स्टेजेस होती हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे आगे जाके, उसको हम पढ़ेंगे जब आपके पास में इम्प्लांटेशन को पढ़ाऊंगी तब पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जाइगोट से आपके पास एक यूनिट बनती है, उस यूनिट को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फिर क्या होता है, जब आपके पास फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बन जाता है, जाइगोट आपके पास क्या करता है, आगे जाके थोड़ा सा और डेवलपमेंट होता है तो ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। और बेटा ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट आपके पास कहाँ अटैच होती है, यूटेराइन वॉल में अटैच होती है। यूटेराइन वॉल क्या होता है, यूटेराइन वॉल आपके पास होता है यूट्रस की वॉल। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस बेटा आपके पास एक पाउच होता है, ठीक है, एक इन्वर्टेड पेयर शेप का पाउच होता है। एनसीईआरटी ने इसकी शेप के नाम को भी बताया है कि कैसा होता है, इन्वर्टेड पेयर शेप। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, और पेयर मतलब होता है नाशपाती। नाशपाती आप लोगों ने देखा होगा, नाशपाती कैसी शेप का होता है, उसको अगर आप उल्टा कर दो तो उस तरीके से आपके पास क्या होता है, उस तरीके से आपके पास जो यूट्रस होता है वो फीमेल एब्डोमेन में प्लेस होता है, ठीक है, फीमेल एब्डोमेन में होता है, क्या होता है, यूट्रस होता है। उस यूट्रस की कुछ वॉल होंगी, उन वॉल्स को हम बोलते हैं बेटा यूटेराइन वॉल।
उन वॉल्स को हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन वॉल बोलते हैं। तो आपके पास क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है, जाइगोट से बनता है। तो जाइगोट से जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो वो ब्लास्टोसिस्ट आपके पास यूट्रस की वॉल में जाके क्या होता है, अटैच होता है। क्या होता है, अटैच होता है, क्योंकि जब अगर वो ब्लास्टोसिस्ट जो बना है, जाइगोट से बना है ब्लास्टोसिस्ट, वो अटैच नहीं होगा तो बेटा उसके क्या होंगे, उसके आपके पास खराब होने के चांसेस हो जाएंगे। मतलब क्या ये होगा कि वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास आपके जेनाइटल एरिया से बाहर भी निकल सकता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, उसको डेवलपमेंट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए उसको अटैच होना जरूरी है। अगर वो अटैच नहीं हुआ है यूट्राइन वॉल में, वो इम्प्लांट नहीं हुआ है, अटैच नहीं हुआ, तो बेटा कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो अगर वो अच्छे से अटैच नहीं होगा तो मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसका मतलब है उसका आगे डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उसके डेवलपमेंट को उसका डेवलपमेंट होने के लिए उसका अटैचमेंट जरूरी है, कहाँ, यूटेराइन वॉल के साथ। यूटेराइन वॉल इज व्हाट, यूटेराइन वॉल इज अ वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो अटैचमेंट ऑफ यूटेराइन वॉल को हम क्या बोलेंगे बेटा, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलेंगे, ठीक है, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। और देखो इम्प्लांटेशन तो हो गया, अब इम्प्लांटेशन तो हो गया, अब क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट तो कितने, मतलब आपको पता है, जनरल सी बात है कि ह्यूमन में आपके पास कितने मंथ तक जो है ह्यूमन बेबी जो है फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होता है, 9 मंथ के, 9 मंथ में होता है ना। तो बेटा उन्हीं 9th मंथ को आपके पास क्या बोलते हैं, उन 9 मंथ को आपके पास बोलते हैं जेस्टेशन मंथ या जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। उस 9 मंथ के समय को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जाइगोट के फॉर्मेशन से लेके, सॉरी, फर्टिलाइजेशन से लेके, फर्टिलाइजेशन को भी इंक्लूड करते हैं, मतलब कि जब आपके पास उस समय, वो समय जब जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट से फ्यूज हो गया, वहां से लेकर के पार्चुरेशन, इसका मतलब है फीमेल बॉडी के अंदर से बेबी का बाहर निकलना, उस समय को, वो जो 9 मंथ का समय होता है, उस समय को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्चुरेशन बोलते हैं। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, डिलीवर फ्रॉम मदर्स बॉडी टू आउटसाइड, है ना, बेबी का मदर की बॉडी से बाहर डिलीवर होने को हम क्या बोलते हैं, डिलीवरी बोलते हैं। जनरली भी आपने सुना होगा डिलीवरी वर्ड, ठीक है। तो वो डिलीवरी ही होता है कि आपके पास क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर से बेबी का बाहर निकलना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिलीवरी होना बोलते हैं, ठीक है। इतनी टर्म्स आपको समझ आ गई। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा गेमेटोजेनेसिस। अब आप ये बात ध्यान रखो कि ऐसा नहीं है कि ये मैंने आपको टर्म्स बता दी तो ये बस हो गया, नहीं। अब इन टर्म्स को इस चैप्टर में हमने यही तो टर्म्स पढ़नी है, तभी तो आपको मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आपको। गेमेटोजेनेसिस मैंने बोला कि गेमेटोजेनेसिस होता है, तो गेमेटोजेनेसिस आपके पास 2 तरीके से होता है। फीमेल में अलग तरीके से गैमेट बनता है, ओवम बनता है ना, तो अलग तरीके से बनता है, उसको हम बेटा बोलते हैं oogenesis, ठीक। फिर आपके पास बनता है, मेल में जो बनता है स्पर्म बनता है, तो उस स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो डिटेल में बेटा आपके पास ये पढ़ाया जाएगा। इवन आपके पास एक लेक्चर में तो आई थिंक सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis ही पढ़ाया जाएगा, ये इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है। गेमेटोजेनेसिस हो गया, देन मैंने आपको इंसेमिनेशन बताया तो उसको भी डिटेल में बताएंगे, फर्टिलाइजेशन बताया, देन मैंने आपको इम्प्लांटेशन बताया, जेस्टेशन बताया, और लास्ट आपके पास पार्चुरेशन, ठीक है। ये जो 6 टर्म्स है इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, राइट। अभी आपको ये पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी ने भी आपको जो शुरू करवाई है, चैप्टर की शुरुआत करवाई है, वो इन टर्म्स से ही करवाई है, ठीक है। तो एज इट इज वही एनसीईआरटी की लाइंस ये लिखी गई है, ठीक है। अब आपके पास क्या बोला है इन्होंने कि These reproductive event occur after puberty। अब देखो प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी बेटा आपके पास समय होता है, प्यूबर्टी आपके पास समय होता है जब हमारे पास कोई बच्चा 12 से 13 साल, मतलब 12 से 14 साल की उम्र से आपके पास प्यूबर्टी का आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपके पास बॉडी में, मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें आपके पास डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और आपके पास धीरे धीरे करके जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी डेवलप होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। आपके पास आप मैच्योर दिखने लगते हो,
आप इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी आपके अंदर मेच्योरिटी आती है, ठीक है। तो बेटा जो वो शुरुआत होती है मेच्योरिटी का आने की जो शुरुआत होती है, वो जो एज होती है उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी का आना, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, टीन एज, हम उसको जनरली आमतौर पे बोलते हैं कि टीन एज आ गई, मतलब 12 नहीं 13 to 19 है ना, उसके बाद आपके पास 20 आ जाता है। तो टीन एज आपके पास क्या होता है, जनरली आपके पास 13 to 19, ये जो आपके पास 6-7 साल की जो उम्र होती है ये आपके पास होती है टीन एज, और ये स्टार्ट होती है बेटा प्यूबर्टी से। अब ये सारे प्रोसेस भी आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो जो ये दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अगर आफ्टर प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आ जाती है 13-14 साल तक हमारे अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, कुछ हो जाता है, कुछ शुरू हो जाता है, ठीक है, होने लगता है, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। और प्यूबर्टी के बाद ये सारी आपके पास चेंजेस आते हैं बॉडी में। चलो, देन आपके पास है देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस, there are remarkable differences between the reproductive event in the male and the female. For example, देखो, अब रिमार्केबल का मतलब क्या है कि आप देख के पता लगा सकते हो, रिमार्केबल मतलब कि अलग, मतलब कि आप देख के पता लगा सकते हो, बहुत ही क्लियर डिफरेंस होता है, मतलब मेल में और फीमेल में आपके पास क्लियर डिफरेंस होता है। आप एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे आप बता सकते हो बेटा कि व्हाट इज दिस मेल और फीमेल, इज दिस मेल और फीमेल, आप बता सकते हो एक्सटर्नल अपीयरेंसेस के बीच में। तो इसीलिए बेसिस पे, इसीलिए आपको यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एस थोड़ा सा गायब हो गया, स्पर्म, ठीक है, चलो, फॉर एग्जाम्पल sperm formation continue even in old man, but formation of ovum season in women around the age of 50 years। देखो, इन्होंने बोला दे आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट। अब देखो, रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होता है उसमें रिमार्केबल डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया कि आपके पास क्या होता है, आपके पास ये क्या है, आप क्लियरली डिफरेंस बता सकते हो कि इज दिस मेल और फीमेल। तो बेटा ऐसे ही आपके पास जो इनके जो इवेंट होते हैं, इनमें जो इवेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट होते हैं, उनमें भी आपके पास रिमार्केबल डिफरेंस होता है। उनमें आप क्लियरली बता सकते हो कि ये कि ये मेल में होता है या फिर ये फीमेल में होता है बेटा, क्योंकि ना आपके पास क्या होता है, इनके जो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट है ना, ये अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है, मेल में अलग तरीके से होता है, फीमेल में अलग तरीके से होता है। अब आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है, हमारी बॉडी में गैमीट्स का बनना ज़रूरी है। जब तक आपकी बॉडी में गैमीट बन रहे हैं तब तक आप एबल हो फर्टिलाइजेशन के, तब तक आपकी बॉडी फर्टिलाइजेशन कर सकती है, क्योंकि जब तक आप गैमीट बना सकते हो तब तक फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है इस प्रोसेस में, कि मेल जो होता है बेटा, मेल में आपके पास क्या होता है, जो गैमीट का बनना होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास पूरी लाइफ टाइम तक, जब तक कि वो आदमी जिंदा है, ठीक है, ओल्ड मैन मतलब कि जब तक कि वो आदमी जिंदा है, या फिर जब तक कि उसके अंदर स्ट्रेंथ है, ठीक है, जब तक कि उसके अंदर स्ट्रेंथ है, जब तक कि वो आपके पास क्या कर सकता है, फर्टिलाइजेशन, जब तक उसके मतलब कि उसकी बॉडी जब तक क्या कर रही है, जब तक उसकी बॉडी वो है, क्या बोलते हैं, जब तक मतलब कि एक तो हो जाते हैं बिल्कुल जो मतलब कि जब तक उसकी बॉडी थोड़ी हंस-फुस दिख रही है तब तक उसकी बॉडी में गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो होता रहता है। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है बेटा, फीमेल्स में आपके पास आफ्टर एज ऑफ 50 तक ही आपके पास क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास गैमेट का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, इसका मतलब है उसके बाद फीमेल आपके पास अनेबल होती है क्या करने के, फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। उसके बाद उसकी बॉडी में आपके पास गैमेट नहीं बनते हैं। लेकिन मेल में क्या होता है, मेल में बेटा ओल्ड मैन में भी, इवन इन ओल्ड मैन, बट स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन, जब जो इंसान है,
जो मेल है वो बूढ़ा भी हो जाता है तो भी उसकी बॉडी में बेटा जो है गैमेट का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। और फीमेल में आपके पास सीज हो जाता है 50 ईयर ऑफ एज तक, ठीक है। देन आपके पास देखो, अब यहाँ पे जो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, वो हमने पढ़ा कि टर्म्स पढ़ी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन, आपके गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन। देन हमने पढ़ा आपके पास इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन, ये सारी टर्म्स पढ़ी। देन हमने क्या पढ़ा, देन हमने पढ़ा कि जो फीमेल और मेल में जो इवेंट होते हैं उनमें आपके पास डिफरेंसेस होते हैं, क्लियरली दिखते हैं वो डिफरेंसेस, ठीक है। देन ठीक है, इतनी बातें आपकी हो गई। चलो, तो अब हम शुरू करेंगे बेटा। अब आगे मैं आपको बताऊंगी टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन। क्या बताएंगे? टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन, कि ह्यूमन में आपके पास कितने टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। ह्यूमन में आपके पास क्या होते हैं, कितने टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं। ह्यूमन में आपके पास मेनली 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी, ठीक है। एक मिनट, तो फीमेल में भी और मेल में भी आपके पास क्या होता है, 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। चलो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड आपके पास आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो आपके पास मेल में भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, और फीमेल में भी आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो, अब देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। देन हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, ठीक है। चलो, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं। पता चल गया, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल्स में भी और फीमेल में भी। तो देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एसेंशियल ऑर्गन विच फॉर्म गैमीट एंड आल्सो सेक्रेट सेक्स हार्मोन, ठीक है। देखो, मेल में भी और फीमेल में भी आपके पास कितने टाइप के ऑर्गन्स होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, मतलब कि मेल के अंदर भी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों प्रेजेंट होंगे, फीमेल के अंदर भी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों प्रेजेंट होंगे। मेल के अंदर प्राइमरी का अलग काम होगा, सेकेंडरी का अलग काम होगा, ऐसे ही फीमेल के अंदर प्राइमरी का अलग काम होगा, सेकेंडरी का अलग काम होगा, ठीक है। तो देखो, अब प्राइमरी का दोनों में क्या काम होता है, अब मैं आपको मेल और फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बता रही हूँ। पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपके पास होते हैं जो आपके पास क्या करते हैं, इसेंशियल ऑर्गन होते हैं जो आपके पास गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं और आपके पास सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। सेक्स हार्मोन क्या होते हैं बेटा? जो भी आपके पास इस प्रोसेस में, मतलब कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आपके पास जितने भी हार्मोन का यूज होता है ना, उनको हम सेक्स हार्मोन बोलते हैं। तो बेटा, कुछ ऑर्गन होंगे ना हमारी बॉडी में जो इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जो ऑर्गन है उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। इतनी बात समझ आ गई होगी कि मेल्स में भी और फीमेल्स में भी आपके पास क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। उन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है? मेल में भी उनका काम गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है और फीमेल्स में भी उनका काम गैमेट का फॉर्मेशन करना होगा। अलग अलग होंगे वो, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज डिफरेंट एंड फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज डिफरेंट, बट काम उनका सेम है। काम वो मेल में भी गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, फीमेल में भी गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मेल में भी वो कुछ सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, फीमेल में भी वो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है? आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्स हार्मोन भी होंगे जो आगे जाके आपको मैं बताऊंगी क्या होते हैं, ठीक है। चलो, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? एसेंशियल ऑर्गन विच फॉर्म गैमीट एंड आल्सो सेक्रेट सेक्स हार्मोन। एक तो आपके पास क्या करता है, एक तो आपके पास ये
गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ करते हैं बेटा, एक तो ये आपके पास करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? इस प्रोसेस को हमने बोला था गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस। दूसरी बात ये क्या करते हैं? ये सेक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन। in both male and फीमेल। और गैमेटोजेनेसिस भी आपके पास दोनों में कर रहे हैं, मेल में भी कर रहे हैं, फीमेल में भी कर रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? सेक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन करते हैं। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल क्या है आपके पास? मेल में क्या एग्जाम्पल है और फीमेल में क्या एग्जाम्पल है? देखो, मेल में, इसका मतलब कि मेल में आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है। एग्जाम्पल का मतलब ये है। ठीक है, तो मेल में आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या है आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? क्या है? टेस्टिस। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस। और फीमेल में क्या है? ओवरीज। ठीक है, फीमेल में आपके पास क्या है? ओवरीज। समझ आ गई आपको बात कि क्या हमारे पास मैं कहना चाह रही हूँ? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेटा ऐसे ऑर्गन होते हैं जो आपके पास दो काम मेनली कर रहे हैं। पहला काम वो क्या कर रहे हैं? मेल हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन जो आपके पास रिप्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन इज होल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन आपके पास प्रोसेस शुरू हो जाता है गैमेटोजेनेसिस से पार्चुरेशन तक। और मेल में भी आपके पास गैमेटोजेनेसिस से आपके पास जो भी उसका मतलब आखिरी समय मतलब जो भी उसका काम क्या होता है? पार्चुरेशन तो मेल नहीं करेगा, इंसेमिनेशन करेगा ना। तो इंसेमिनेशन मतलब जो भी उसका फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, वो सारी जो आपके पास इवेंट हो रहे हैं ना, जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट हो रहे हैं, उन सब में बेटा आपके पास हार्मोन की ज़रूरत है। हार्मोन चैप्टर आपने क्लास 11th में आपने लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा, कौन सा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा ना। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपने बहुत सारे हार्मोन पढ़े होंगे, है ना। उन हार्मोन्स में आपने पढ़े FSH, LH, है ना। उसके बाद आपने थायराइड हार्मोन और एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ओवरीज से निकलने वाले अलग अलग हार्मोन, टेस्टिस से निकलने वाले, मतलब ह्यूमन के बॉडी में जितने भी हार्मोन है लगभग हमने बहुत सारे ही हार्मोन, चैप्टर नंबर आपके पास वो है आई थिंक लास्ट चैप्टर आपके पास है 22 तो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, आई थिंक 19 नई एनसीईआरटी के हिसाब से आपके पास चैप्टर नंबर 19 वो है क्लास 11th का नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो उसमें आप पढ़ते हो बहुत सारे हार्मोन, उन हार्मोन्स का आप थोड़ा बहुत उसमें काम भी पढ़ते हो कि वो कहाँ यूज होते हैं। तो बेटा वो हार्मोन आपके पास उसी तरीके से आपके पास उसमें आप टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन भी पढ़ते हो और ओवरीज से निकलने वाले हार्मोन भी पढ़ते हो। तो ओवरीज और टेस्टिस से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपके पास रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स में हेल्प करते हैं। वो आपके पास कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपके पास मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में आपके पास क्या होता है? ओवरीज। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, चलो तो आपके पास देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब आपके पास देखो टेस्टिस का क्या काम होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन
टेस्टिस का क्या काम होता है, पहला हमने पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में, ठीक है, क्या कैसे रिलीज होता है। टेस्टिस क्या है, पहले तो मेल 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 में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपके पास क्या है, टेस्टिस है। इस टेस्टिस का क्या काम है आपके पास, पहला जो काम इसका है वो है पहला आपके पास क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म। क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म कौन करता है आपके पास, टेस्टिस रिलीज करता है। दूसरा काम क्या करता है, रिलीज ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन का क्या काम है हमारी बॉडी में, एंड्रोजन बेटा एक क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है जो आपके पास क्या करता है, जो आपके पास क्या करता है, जो आपके पास मदद करता है किस में, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। और भी बाकी की सारी चीजें हैं आपको बताई जाएंगी कि एंड्रोजन का और क्या काम होता है, ठीक है। एंड्रोजन आपके पास कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन से। कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आपके पास एंड्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम, ओ सॉरी, इसको टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है ना, सॉरी 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 बेटा, जो मेल जो सेक्स हार्मोन जो रिलीज जो टेस्टिस है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है आपके पास, एंड्रोजन रिलीज करती है। और एंड्रोजन को ही हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आपके पास एंड्रोजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आपके पास जो दूसरा हमारे पास ऑर्गन था, फीमेल जो था वो हमारे पास क्या था, मेल में तो आपके पास टेस्टिस होती हैं और फीमेल्स में आपके पास क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं। क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं। फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये क्या है आपके पास, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम इसको बोलेंगे, किनको, ओवरीज को, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इनका काम क्या होता है, इनका काम आपके पास होता है रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम, ओवम और ओवा, ठीक है। ओवम बेटा आपके पास हम किसको बोलते हैं, ओवम आपके पास हम तब टर्म को यूज करते हैं जब क्या होता है, जब आपके पास एक होता है, मतलब एक अगर ओवम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे। अगर बहुत सारे ओवम होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, ठीक है। एक को हम, एक अगर सेल होगा, एक अगर आपके पास ओवम का सेल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे। और अगर एक से ज्यादा होंगे, झुंड में होंगे, बहुत सारा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवा बोलेंगे, ठीक है। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना, ओवम और ओवा एक ही चीज है, समझ आ गई बात। चलो दूसरा काम आपके पास क्या होता है ओवेरीज का, दूसरा काम आपके पास होता है इसका, रिलीज कराता है आपके पास, रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड
आपके पास प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या काम होता है ओवरीज का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दो अलग अलग हार्मोन है। ठीक है, आपके पास एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हम एक ही हार्मोन को बोलते हैं, एंड्रोजन को ही टेस्टोस्टेरोन बोल देते हैं। ठीक है, एंड्रोजन को ही हम टेस्टोस्टेरोन बोल देते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो अलग अलग हार्मोन है। एस्ट्रोजन को कई बार ओएस्ट्रोजन भी, ओ से भी लिख देते हैं, OESTROGEN, ओएस्ट्रोजन भी बोल देते हैं। सेम ही है दोनों, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन अलग है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो, तो टेस्टिस से आपके पास एक तो स्पर्म रिलीज होता है, दूसरा एंड्रोजन। ओवरीज से आपके पास एक तो ओवम रिलीज होता है, दूसरा आपके पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं। ठीक है, चलो अब आपके पास देखो, अब आपके पास दूसरा आपके पास आता है सेकेंडरी सेक्स करेक्ट ऑर्गन। क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बेटा? क्या होते हैं जो आपके पास दिस फॉर्म पैसेज फॉर द गैमीट टू हेल्प द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से थे? जो आपके पास गैमीट को बना रहे थे, जो फॉर्मेशन कर रहे थे, और जो आपके पास हार्मोन को बना रहे थे, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट में काम आएंगे। अब आपके पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो गैमीट को वे प्रोवाइड करते हैं, रास्ता प्रोवाइड करते हैं उनकी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। ठीक है, मेल में भी और फीमेल में भी। मेल में भी आपके, फीमेल में क्या होता है कि ओवरीज में आपके पास जो है गैमीट बन रहा है। अब ओवरीज से उसको फीमेल उसको अपनी जगह पे जाना है जहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन जहाँ पर होगा उसको उस जगह पे जाना है। तो उस जगह पे जाने के लिए बेटा उसको क्या चाहिए? एक रास्ता चाहिए। तो जहाँ जहाँ से होके वो चला जाता है ना, उन्हीं ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? जहाँ जहाँ ऑर्गन से वो होके उस जगह तक जाता है, उन ऑर्गन को हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, और जो भी आपके पास जो फर्टिलाइजेशन तक, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने तक जो भी ऑर्गन काम आते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और मेल में भी ऐसा ही होता है। मेल में जहाँ पे गैमीट बन रहे हैं, अब गैमीट के बनने से लेके उसको फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक जाना है ना, वहाँ पे उसकी आखिरी डेस्टिनेशन है। तो वहाँ तक जाने के लिए बेटा उसको जो जो उसको ऑर्गन लगेंगे, उन ऑर्गन को हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे लिखा है कि दीज फॉर्म, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि दीज फॉर्म पैसेज फॉर द गैमीट टू हेल्प द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट के यूनियन का मतलब फ्यूजन, उनके मिलन। यूनियन मतलब पता है ना आपको, यूनियन। तो उनके यूनियन मतलब उनका यूनियन कराने के लिए जो भी ऑर्गन्स आपके पास लगेंगे, वो आपके पास क्या होंगे? वो आपके पास होंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो आपके पास मेनली सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है? मेनली आपके पास काम होता है, ठीक है, मेनली जो काम होता है वो होता है मैचुरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मैचुरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स आपके पास रिलीज होंगे, थोड़ा सा उनमें कुछ चेंजेस होंगे, उनको मैचुरेशन बोल दिया है, वो भी आपके पास इन्हीं ऑर्गन में होगा, देन उनका ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो अब मैं आपको बताऊंगी कि मेल में कौन कौन से हैं और फीमेल में कौन कौन से हैं वो ऑर्गन्स। ठीक है, मेल में आपके पास कौन कौन से हैं, फीमेल्स में कौन कौन से हैं। इन मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आर, कौन कौन से हैं? एपिडिडाइमिस,
एपिडिडाइमिस हमारे पास है, ठीक है, एपिडिडाइमिस। देन हमारे पास है वासा डिफरेंस। क्या है आपके पास? वास डिफरेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंशिया। देन आपके पास कौन सा है? देन आपके पास कौन सा आ जाता है? एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया। देन आपके पास आ जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, है ना? क्या आ जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट। देन बेटा आपके पास कौन सा आता है? देन आपके पास आता है इजैकुलेटरी डक्ट के बाद आता है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल सेमिनल वेसिकल। देन आपके पास आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। देन आपके पास कौन सा हेल्प करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये भी आपके पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मैं आपको बता रही हूँ। देन आपके पास आ जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देन आपके पास बेटा आ जाता है पेनिस। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। क्या है ये आपके पास बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल है। पहला आपके पास है एपिडिडाइमिस, दूसरा है वास डिफरेंशिया, तीसरा है इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये आपके पास क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल है। देन आपके पास आ जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, ठीक है। दूसरा आपके पास आ जाता है इन फीमेल्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स आपके पास कौन से हो जाएंगे? ठीक है, इन फीमेल्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, सबसे पहले आपके पास हो जाएगा ओविडक्ट। क्या हो जाएगा? ओविडक्ट, ओविडक्ट आपके पास हो जाएगा। देन उसके बाद आपके पास हो जाएगा ओविडक्ट। हम किसको बोलते हैं? ओविडक्ट हम किसको बोलते हैं? ओविडक्ट हम फेलोपियन ट्यूब को बोलते हैं, ठीक है। ओविडक्ट किसको बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब को बोलते हैं ओविडक्ट। उसके बाद आपके पास आ जाता है, ओविडक्ट के बाद आपके पास आता है यूट्रस, यूट्रस, ठीक है। यूट्रस पता चल गया ना क्या होता है। देन बेटा आपके पास आ जाता है विजाइना। क्या आ जाता है? ये आपके पास क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स है। और आपके पास इसमें एक और इंक्लूडेड है, उसको हम बोलते हैं बेटा बार्थलिन ग्लैंड। बार्थलिन ग्लैंड, ये याद रखना कि बार्थलिन ग्लैंड हमारे पास फीमेल्स में होता है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपके पास मेल में होता है। एग्जाम आपका अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर बोर्ड्स में भी आ सकता है कि बताओ, उसमें आ जाएगा MCQs में
कि इनमें से बताओ मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है। आपको एग्जाम्पल दे देंगे कि वेजाइना, यूट्रस, बार्थलिन ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आंसर जाएगा, क्योंकि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आपके पास मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको मैंने क्या क्या बताया, आपको मैंने बताया कि मेल आपके पास सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, और जनरल टर्म से मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ठीक है, और आप बेटा बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करो, नया चैप्टर है, नई शुरुआत है। ठीक है, इनमें भी आपको बहुत बेसिक से, मैं इस चैप्टर को भी बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगी, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाला चैप्टर बताया, इवन दो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आपको बस चीज़ों को रिवाइज करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, डायग्राम को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, नई शुरुआत है, नया चैप्टर है, तो नए जोश के साथ हम इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। आपको भी चीज़ों को रिवाइज करके आना है। तो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कोई आपको क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।